अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन शहर मौजूद फकर में खुश हमदे नवाज शरीफ की नाअहली का ख़त्म यकीनी हो गया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट से एक अहम तरीन कानून को मंजूर करा लिया गया है, जिसके तहत ताहयात नाअहली का तो जनाब ऑप्शन ही ख़त्म हो गया है। अब मैक्सिमम नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया है एक एक्ट के तहत, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाअहली की मुद्दत होगी 5 साल। यानी अगर नवाज शरीफ साहब इस एक्ट से फ़ायदेमंद होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो अगले इंतखाबात में ना सिर्फ हिस्सा ले सकेंगे बल्कि अपनी पार्टी को भी लीड कर सकेंगे, बल्कि मुल्क का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बन सकेंगे। इसका मतलब यह है जनाब, नून लीग ने हर एक काम करने का फ़ैसला कर लिया है नवाज शरीफ को क्लीन चिट दिलवाने के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ लंदन से भी एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है और लंदन हाई कोर्ट का भी एक ऐसा फ़ैसला सामने आया है जो यकीनी तौर पर इस पूरे के पूरे निज़ाम में इंसाफ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ना सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाएगा बल्कि वो ये जो हम ख्याल टोला है इसको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि जनाब ये जो लंदन की अदालतें हैं ये कोई एम ए की अदालतें नहीं हैं, ये 130 नंबर की 128 नंबर की अदालतें नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया की टॉप 10 जो है अदालतों के अंदर निज़ाम इंसाफ के अंदर इनका शुमार होता है। लिहाजा इनकी तरफ से दी जाने वाली क्लीन चिट यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मानी रखती है। ये एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसी खबरें हैं चौंका देने वाली जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और इनका जो इम्पैक्ट है यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सेनेट की, जहाँ पर आज 2 कवानीन की मंजूरी दी गई है, 2 एक्ट्स की मंजूरी दी गई है, जिसमें पहला एक्ट जो मंजूर किया गया है वो है सदर ममलिकत से इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वापस लेने का कानून। और इस कानून के तहत अब इंतखाबात के लिए सदर पाकिस्तान कोई तारीख नहीं देंगे बल्कि ये काम करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी कि वो इंतखाबात के लिए किसी भी मुनासिब तारीख का तयन करे ताकि पाकिस्तान के अवाम को साफ, शफाफ और जमहूरी अंदाज के अंदर अपनी राय देने का मौका मिल सके। क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा है कि सदर साहब की तरफ से जो तारीखें देने का तरीका वो सिलसिला चला था उसने बहुत ही ज़्यादा जो पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स डेवलप कर दिए थे। इसी सेनेट के इजलास के अंदर एक और कानून मंजूर किया गया है जिसमें इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के अंदर भी तरमीम की गई है। इस तरमीम के मुताबिक ये बात कही गई है इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में कि इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा, जबकि इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। बिल के मतन के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की मुद्दत की सज़ा का तयन नहीं होगा, जिस आर्टिकल 62(1)(f) है जिसमें इस बात का तयन नहीं है कि नाअहली की मुद्दत कब तक होगी। ये वही शिक है जिसके तहत जहांगीर तरीन साहब को नाअहल किया गया था, ये वही शिक है जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। अब इस कानून के तहत ये कर दिया जाएगा कि ये जो मुद्दत है इसका तयन किया जाएगा 5 साल। और इस कानून के तहत ये बात बताई गई है कि अहलियत और नाअहली के तरीका और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फ़राहम किया गया है, और जहां आइन में इसके लिए कोई तरीका या मुद्दत फ़राहम नहीं की गई है, इस एक्ट की दफ़ात लागू होंगी। मज़कूरा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालती फ़ैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फ़ैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। सेनेट में PTI और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल की जो है वो मुखालफत की गई, जबकि कायदे ऐवान, अपोजिशन लीडर और अरकान की मरात का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। यानी अब क्या होगा, ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब इस एक्ट को नेशनल असम्बली से मंजूर किया जाएगा। नेशनल असम्बली से मंजूर करने के बाद इसको भिजवाया जाएगा सदर साहब के पास। सदर साहब इसके ऊपर दस्तखत करेंगे या इसको वापस भेजेंगे। वापस आएगा तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, बिल फिर मंजूर होगा और उसके बाद सदर साहब की मंजूरी की किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और ये जो है मुसव्वदा कानून ये खुद ब खुद एक एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और इसका नतीजा क्या निकलेगा, जैसे इस कानून के अंदर ये बात बताई गई है कि नाअहली की मुद्दत का फ़ैसला उस दिन से होगा जिस दिन सज़ा सुनाई गई। यानी इस कानून के तहत जिस तारीख से सज़ा होगी
उस तारीख से लेकर आगे 5 साल का काउंटडाउन किया जाएगा, दिन शुमार कर लिए जाएंगे और जैसे ही 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होगी नाअहली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। यानी अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये इंतखाबात में हिस्सा लेने पर और इस तरह की तमाम तर पाबंदियाँ इस एक्ट की मंजूरी के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी ये पाबंदियाँ ख़त्म हो सकती हैं, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस एक्ट को चैलेंज ना कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड ना करार दे। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली की मुद्दत जिसका आगाज़ हुआ था पनामा केस के उस फैसले से जिसमें उनको नाअहल करार दिया था, उसके बाद से लेकर अब तक चूँकि 5.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लिहाजा नवाज शरीफ साहब इस एक्ट की मंजूरी के बाद पाकिस्तान की सियासत में ना सिर्फ हिस्सा ले सकते हैं बल्कि वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, यानी लंदन हाई कोर्ट। लंदन हाई कोर्ट की तरफ से आज एक फ़ैसला आया है और वो फ़ैसला भी नवाज शरीफ साहब के को जो सज़ा दी गई थी एहतसाब कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आयद कर दिया है लंदन हाई कोर्ट ने। क्योंकि यहाँ पर तो जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने एक ऐसी एलेबोरेशन कर दी थी, एक ऐसी जजमेंट दे दी थी जिसके नतीजे में ऑडियो वीडियो एविडेंस को किसी भी तौर पर इंटरटेन ही नहीं किया जा सकता था। यानी उस फैसले के अंदर उन्होंने ये बात कही थी आसिफ सईद खोसा साहब ने कि जो वीडियो बना रहा है उसकी जो आइडेंटिटी है वो मालूम होनी चाहिए, जो वीडियो बनवा रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि ये वीडियो जो है वो कौन बनवा रहा है, और उसको इस बात का इल्म भी होना चाहिए कि ये वीडियो किसी भी कानूनी मकसद के लिए या बतौर गवाही अदालत में पेश की जाएगी। अब बताएं इस तरह की कोई वीडियो बनवा सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लंदन हाई कोर्ट के अंदर भी यही मामला था। मामला ये था कि नासिर भट्ट साहब जो है जिन्होंने अरशद मलिक साहब के साथ वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसके अंदर अरशद मलिक साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि जनाब उनके ऊपर दबाव था, उनको माजी में किसी गलत कारी की वीडियो बना ली गई थी और उनको वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया था और उनसे ये कहा गया था कि जनाब आपने हर हाल में नवाज शरीफ को सज़ा देनी है और सज़ा भी इलेक्शन से पहले देनी है। और उसके चक्कर के अंदर नवाज शरीफ साहब को एक केस से बरी किया गया, दूसरे केस में उनको सज़ा दी गई और ये एतराफ़ी बयान था जो मरहूम जज अरशद मलिक साहब ने दिया था नासिर भट्ट साहब को। ये खुफिया चूँकि एक स्ट्रिंग ऑपरेशन था, उसके अंदर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और फिर ये वीडियो पूरे दुनिया के अंदर रिलीज़ हो गई। फिर इस वीडियो को लेकर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बहुत सारे बातें की गई और चूँकि इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था नासिर भट्ट साहब ने, नासिर भट्ट साहब के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए और फिर नासिर भट्ट साहब ने चैलेंज कर दिया इन तमाम इल्ज़ामात को लंदन हाई कोर्ट में। लंदन हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत के दौरान एक जानिब नासिर भट्ट साहब को इस सारे अमल के अंदर बेगुनाह करार दिया और पाकिस्तान के टीवी चैनल समा टीवी को 35,000 पाउंड उन्हें जो फ़ीस की मद में अदा करने का हुक्म दिया। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब के फ़ैसले को भी जो है ना क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने कहा जनाब किसी भी ऐसे मामले पर जिसका ताल्लुक किसी भी मकबूल सियासी लीडर या अवामी मफाद की किसी भी सरगर्मी से हो, उसकी वीडियो बनाना 100% दुरुस्त अमल है और इसके अंदर किसी तरह का कोई इबहाम नहीं है कि उस वीडियो को या उस ऑडियो को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसी ऑडियोज़ या ऐसी वीडियोज़ को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है और ये एविडेंस हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि इस मामले में इस तरह महसूस होता है कि वो उस मुकदमे का जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ चलाया गया अल-अज़ीज़िया का, वो मुकदमे का ट्रायल शफाफ नहीं था और वो जो जज है वो ईमानदार जज नहीं था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जज को भी बेईमान कह दिया और जो मुकदमे का ट्रायल था उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये नवाज शरीफ के केस के अंदर दूसरा इम्पॉर्टेंट वो जो पहलू है वो सामने आया, क्योंकि इससे पहले मरीम नवाज साहिबा को इसी ही केस के अंदर बरी कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, अगरचे वो इस मुकदमे के अंदर मेन एक्यूज नहीं थी। उस मुकदमे के अंदर जो मेन एक्यूज थे वो नवाज शरीफ साहब थे और को एक्यूज के अंदर मरीम नवाज और कैप्टन सफदर शामिल थे। अब अदालत ने, हाई कोर्ट ने, चूँकि वो जो है दीगर मुल्ज़मान जो थे उनको बरी कर दिया, शरीक मुल्ज़मान को, और मरकज़ी मुल्ज़म रह गया है। तो कानून की नज़र में अगर शरीक जुर्म अगर बरी हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि उस केस के अंदर ऐसी गुंजाइशें मौजूद हैं जहाँ पर मेन मुल्ज़म को भी बरी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए जो तगोदौ है
वो कुछ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ शुरू हो गई है। ना सिर्फ ये, बल्कि एक और पहलू भी है इस चीज़ का जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये हुकूमत की तरफ से मुसलसल तीसरी अटैम्प्ट है गवर्नमेंट की तरफ से जो की जा रही है नवाज शरीफ के ऊपर ताहयात नाअहली के ख़ात्मे के लिए। पहली अटैम्प्ट उनकी तरफ से की गई थी ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, और उसके अंदर भी इस बात की उस एक्ट में भी गुंजाइश रखी गई थी कि आर्टिकल 184(3) के तहत जिस भी मुकदमे में बंदे को सज़ा दी जाए तो वो अपील कर सकता है और अपील भी उसका सुनेगा लार्जर बेंच। और ये जो है वो उसके अंदर ये वाला नुक्ता शामिल किया गया था, यानी वो पहली कोशिश थी जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को जो है इससे क्लीन चिट दिलवाना मकसूद थी, लेकिन वो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दूसरा जो एक और कानून जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पास किया जिसका मकसद ही बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों का रिव्यू था और इसका भी फ़ायदा यकीनी तौर पर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को पहुंचाना ही मकसूद था, और ये एक्ट भी मंजूर किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि इस एक्ट पर सदर साहब ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। जैसे ही ये बिल मंजूर होकर उनके पास गया उन्होंने उसके ऊपर जो है वो दस्तखत कर दिए। ये वाला कानून भी बुनियादी तौर पर इसी तरफ इशारा करता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर और ख़ास तौर पर मुफादे आमा के केस यानी 184(3) के तहत अपील का हक़ दिया जाता है, और ये मामला भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है और आज भी इसकी समात थी। और यहाँ पर भी यही नुक्ता आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान की तरफ से उठाया गया कि जनाब अगर कोई हाई कोर्ट किसी मुकदमे में सज़ा देता है तो उसके पास ऑप्शन मौजूद होता है। एक अपील का फोरम मुतलका कोर्ट के अंदर भी होता है जिसे इंट्रा कोर्ट अपील कहा जाता है, और उसके बाद अगला फोरम उसके पास होता है सुप्रीम कोर्ट का। यानी हाई कोर्ट से सज़ा के बाद भी मुल्ज़िम के पास अपील के 2 फोरम मौजूद होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बराह रास्त अगर मुकदमा चलता है, बराह रास्त समाअत होती है, बराह रास्त सज़ा होती है, तो फिर बंदे के पास किसी भी जगह पर अपील का कोई फोरम ही मौजूद नहीं होता, जो कानून की रूह से ज़रा थोड़ा सा जिसे हम कह सकते हैं कि मुनाफी है कि मुल्ज़िम को राइट मिलना चाहिए, राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए। और इसके ऊपर भी काफ़ी जो है वहाँ पर बहस मुबासा भी हुआ, और कल अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद 40 मिनट के दलाइल देने हैं और उसके बाद देखना यह है कि क्या कल ये फ़ैसला महफूज किया जाएगा या नहीं। तीसरी अटैम्प्ट है गवर्नमेंट की तरफ से वो आज की गई है। ये आर्टिकल 62(1)(f) में ये जो मुद्दत है नाअहली की इसका तयन करने के ज़रिए कि जनाब किसी भी जगह पर अगर नाअहली की मुद्दत नहीं मेंशन तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा सारी उम्र ले गया। उन्होंने अब इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि मैक्सिमम नाअहली होगी 5 साल की, और माजी से भी इसका इतलाक़ होगा, यानी वो तमाम लोग जिनको माजी में सज़ाएँ हो चुकी हैं वो भी इसके अंदर फैज़याब हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इज़ वेरी मच कीन कि वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये जो नाअहली का स्टिग्मा है वो हटाएं, ताकि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान आकर अपने मुकदमात का भी सामना करें, अपनी पार्टी को लीड भी करें, इलेक्शन भी लड़ें और एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बने। और ये ही वो अहम तरीन नुक्ता है जिसके इर्द गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वो और उनकी हलीफ जमातें तगोदो कर रही हैं। नवाज शरीफ को वापसी से रोकने और वापस आने की सूरत में जेल में रखने, इंतखाबी सियासत से जो है नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर आउट रखने के लिए जो दीगर क़ुव्वतें हैं वो अपना ज़ोर लगा रही हैं। दोनों तरफ से मुकम्मल ज़ोर लग रहा है। हुकूमत कानून पे कानून पास किए जा रही है, सुप्रीम कोर्ट स्टे पर स्टे दिया जा रही है। ये कानून और स्टे की जो लड़ाई है ये मेरा ख्याल है अभी जारी रहेगी और शायद सितंबर तक ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब ये बात काफ़ी वजाहत के साथ कही जा सकती है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के खासे हद तक इम्कानात पैदा हो गए हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।